Assalamualaikum dear first year students. It's Ali Khan Wajid लालमी जमनाए। 8 तारीख को आपका पेपर है इंग्लिश का और पंक्चुएशन सबसे मुश्किल में डाल देती है आपको, इसलिए इसी पे आसानियां पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मैंने जो 15 आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन सब की हर एक की अलग से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन सेंटेंसेस हैं ऑलरेडी वो अपलोड कर दिए हैं। अब आपकी जो पंक्चुएशन में जितने सिंबल्स हैं उनमें दो सिंबल्स आपकी दो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक आपका कॉमा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो कॉमा है ये बच्चों को कॉमे में लेके चला जाता है, यानी कि इट्स सो कन्फ्यूजिंग। मतलब कहने का ये है, अब जितनी पहले आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी पंक्चुएशन सेंटेंसेस थे वो समझाने के बाद अब मैंने सिर्फ एक लेक्चर एक कॉमे पे तैयार किया हुआ है और अभी इसके बाद एक इन्वर्टेड कॉमास पे मैंने तैयार करना है। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा वो कंफ्यूज करती हैं। अगर आप ये लेक्चर साथ मैंने यानी कि इसके एग्जांपल सेंटेंसेस लिखे हैं और साथ ये किस जगह पे लगाते हैं वो असूल लिखे हैं। अगर आपको असूल याद हो जाएं वेल एंड गुड, लेकिन कोई एक सर्टन पॉइंट आप जेहन में रख लें, वो मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो फिर जो आपकी कन्फ्यूजन है कि कॉमा हमने कहाँ कहाँ पे लगाना है वो भी दूर हो जाएगी। पहले यानी कि जो अपलोड की हैं वो आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में वही स्टेटमेंट्स की हैं, सेंटेंसेस की हैं जो ऑलरेडी आपके शॉर्ट स्टोरीज यानी कि लेसन्स में हैं। और अब उसके लास्ट में ये अभी आपकी लास्ट होगी ये कॉमे वाली, फिर उसके बाद लास्ट आपकी इन्वर्टेड कॉमास हो जाएगी। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मैंने आपकी आसानी के लिए अब तक अपलोड ना की हो। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, सोचा कि ये भी आपके लिए एक और आसानी पैदा करने की कोशिश कर दूं। 5 नंबर उन लोगों के लिए बड़े मैटर करते हैं जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं। सो मैंने सोचा चलें ये सब का भला हो जाए। पंक्चुएशन जैसा कि मैं पहले कहता हूँ ये आपके रमूज़ औक़ाफ़ कहलाते हैं, 5 नंबर की आपके पेपर में आती है। तो देन अभी शुरू करते हैं जी आपकी पहली स्लाइड से। देखिए सबसे पहले उर्दू मैंने लिखा है कि जब आप कुछ चीज़ें लेते हैं तो एक लिस्ट तरतीब देते हैं तो आप उन चीज़ों को अलग अलग लिखते हैं। कॉमा चीज़ों को अलग अलग लिखने के लिए इस्तेमाल होता है और वो चीज़ें आपकी कितनी होनी चाहिए ये ज़हन में रखना है। 3 हो या 3 से ज़्यादा जब होंगी तब जाके हमारे कॉमे का यूज़ होगा। अगर वो 2 होंगी तो उनके दरमियान फिर एंड आ जाता है। तो मैंने इधर सेंटेंस लिखा आई बॉट पेंसिल, एक चीज़ होगी, नोटबुक दूसरी चीज़ होगी, एंड मार्कर फ्रॉम द मार्केट। यानी कि जब आप 2 से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदेंगे यानी कि 3 या इससे ज़्यादा को, तो देन आप कॉमे का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, उसकी कैप्शन क्या है कि अशिया की फहरिस्त। वो अशिया आपकी कोई सी भी हो सकती हैं, वो आपका फर्नीचर की 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई भी आइटम्स, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये अगर आइटम 3 से ज़्यादा हैं तो उसके दरमियान कॉमा है। वो कोई सी भी 3 चीज़ें या उससे ज़्यादा हैं तो उनके दरमियान आपने कॉमा लगा देना है। वो आपके 3 नाम भी तो हो सकते हैं, ये भी आपने ज़हन में रखना है। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, ये आपका दूसरा टिप है जो कि रूल भी है। चूँकि अभी मैं आपको सर्टन वर्ड्स बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, जब ये वर्ड्स आ जाएं आपकी स्टेटमेंट में सेंटेंसेस में तो आपने इनसे पहले जो वर्ड होगा उसके बाद कॉमा लगाना है। आपके वर्ड्स में सच है जैसा कि एंड, बट, और, फॉर, नॉर, सो और येट। सेंटेंस है जी आई वेंट टू द मार्केट। अब इसके बाद आपका वर्ड एंड है और एंड आपका ऊपर दिए हुए अल्फाज में शामिल है। सो इससे पहले मार्केट के बाद आपका कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है जी शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। आगे बट का लफ्ज़ आ रहा है जो कंजंक्शन ये आपकी हैं। अब बट से पहले आपने कॉमा लगाना है। कौन सा वर्ड है? एग्ज़ाम आपका है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने वर्ड्स दिए हैं इससे पहले जो वर्ड होगा आपने उसके बाद कॉमा लगा देना है। अगर आप इस यानी कि स्लाइड्स को ध्यान से देख लेंगे
तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। इससे हट के पहले भी मैंने 15 की 15 आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपलोड पहले ही कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रूल नंबर 3 है, टिप नंबर 3 है, जब हम किसी बात को करने जा रहे हैं वो अपना उस काम करने से पहले, जो हम एक काम उससे पहले करते हैं, देन उसके हवाले से हम कॉमा लगाते हैं। अब मैंने उर्दू में लिखा है तारफ़ी अनासर की तरतीब, कॉमा जुमले के मरकज़ी हिस्से से तारफ़ी जुमले शिकों को अलग कर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर यानी कि आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, यानी कि अपना काम ख़त्म करने के बाद आई वेंट टू बेड, मैं अपने बेड पर चला गया, मैं सोने के लिए चला गया। वाइल इट वॉज रेनिंग आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, यानी कि चूँकि बारिश हो रही थी इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर पर रहूँ। तो ये आपके जो तारफ़ी सेंटेंसेस होते हैं ना, जो पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बाद अपना वो काम करते हैं। कोई एक्टिविटी जो हो रही होती है उसके बाद जो आप एक्शन लेते हैं, पहले वाले काम को हम तारफ़ी अनासर कहते हैं। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि जब इस तरह का सेंटेंस को आ जाए तो आपने पिछले दूसरे पार्ट के सेंटेंस से पहले कॉमा लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी चौथी स्लाइड है और इसमें ज़िक्र है नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का। वो कौन से होते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट? जब मैं एक बंदे के बारे में अपना मकसद बयान करने के साथ साथ उस बंदे की भी खूबियाँ या खामियाँ बयान करता हूँ तो वो आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, यानी कि उसकी खूबियाँ या खामियाँ बयान करना। जो असल पर्पज़ होता है वो आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। आपका पहला सेंटेंस है द गर्ल हु जस्ट मेट मी राइट नाउ इज़ अ जर्नलिस्ट। अब इस सेंटेंस में जो बताने वाली बात है द गर्ल इज़ अ जर्नलिस्ट, इसमें हु जस्ट मेट मी राइट नाउ ये आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। तो अब आपने करना क्या है, जैसा कि गर्ल के बाद कॉमा लगा है और जो मैंने उसके बारे में बताया कि जो मुझे अभी अभी मिली थी, नो उसके बाद कॉमा है और उसके बाद आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाता है जर्नलिस्ट, फिर फुल स्टॉप लग जाता है जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट सेम आपका सेंटेंस है जी, अकरम हु हैज़ बीन माई बेस्ट स्टूडेंट स्क्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन ए लेवल। अब अकरम के बारे में मैंने जो बात की है ना, हु हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट, ये आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, इसीलिए अकरम के बाद कॉमा लगा और स्टूडेंट के बाद कॉमा लगा। सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन ए लेवल, असल मेरी बताने वाली बात ये थी। और जो आपका ए लेवल होता है ये आपका इंटरमीडिएट के बराबर की डिग्री होती है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स के हम जिक्र करते हैं तो हर एक का जो जिक्र होता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एक बात बताता हूँ, यानी नाउन जब प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनके मीनिंग को इन्हांस करते हैं, वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। द स्काई वाज, अब देखें जो आसमान था वो क्या था? ब्लू, एक उसके एडजेक्टिव खूबी होगी, कॉमा, क्लियर था, साफ शफाफ था, एंड ब्राइट और चमकदार था। अब जो तीन आपके लफ्ज़ एडजेक्टिव्स आए हैं, ब्लू, क्लियर एंड ब्राइट, ये आपके कॉमे में आएंगे। द नेक्स्ट है द फ्लावर्स वर फ्रेगनेंट, पहली उसकी खूबी, कलरफुल रंगदार दूसरी खूबी, एंड ब्यूटीफुल, देन आपका फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट क्या है जी? द फेयरवेल फंक्शन वाज, वो अलविदाई जो पार्टी थी वो मेमोरेबल, वो याद रखने वाली थी, लाइवली थी, बड़ी जिंदा दिल वाली थी, बड़ी शानदार थी, एंड फन, और पूरे की पूरी वो अपने फन पर मिजाह पर वो मुहित थी। अब देख लें कि जो लफ्ज़ नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं वो उसके बाद आपके कॉमास लगा हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट, फिर सेपरेटिंग कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स। कंट्रास्टिंग क्या है? भी चीज़ एक है, उसका फ़ायदा भी है और देन उसका नुकसान भी है, उसे कहते हैं कंट्रास्ट करना, दो मुख्तलिफ चीज़ें होना, काम एक ही है। यानी कि लाइफ ब्रिंग्स सौरो, ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है दुखों और खुशियों का इम्तजाज है। सौरों के बाद कॉमा है,
रजायस मैंने लफ्ज़ ऐड कर दिया है, यहाँ पे हैप्पीनेस भी आ सकता है। तो दो अलग अलग है, सौरो गम, हैप्पीनेस खुशी है, इन दो के दरमियान भी आपको कॉमा लगेगा। द सेम आगे हार्ड वर्क समटाइम्स ब्रिंग्स सक्सेस, यानी कि जो सख्त मेहनत है कभी कभी वो आपको खुशी देती है, कामयाबी देती है, और कभी जो आप कामयाबी का एक आपने पैरामीटर सेट किया होता है कि मैं फ़लाँ चीज़ हासिल करना चाह रहा हूँ, वो आपको वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो फिर आपका फेलियर हो जाता है। लव हील्स, हेट डिस्ट्रॉयज या फेलियर, ज़ाहिर सी बात है प्यार मोहब्बत शफ़क़त है वो इंसान के जो दुख हैं उनका मदावा करती है, और जो नफ़रत है वो बंदे को तबाह कर देती है। ये आपके कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके समझने वाली है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेस करना। अब डायरेक्ट एड्रेस जब हम किसी का नाम लेते हैं और उसको बात करते हैं, दोनों रूल बिल्कुल करेक्ट हैं कि जब आप बात करें स्टेटमेंट वो पहले लिख दें, उसके बाद उसका नाम लिख दें। और ये रूल बड़ा कॉमन है कि पहले हम जिसको एड्रेस करते हैं पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर हम अपना बयान जारी करते हैं। जब हम पहले किसी का नाम लेते हैं, इसका क्या मकसद होता है? द नेम इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द स्टेटमेंट, बट इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। टू राइट द नेम फर्स्ट मीन्स टू गेट समवन्स अटेंशन। अगर मैं किसी बंदे का पहले नाम लेता हूँ, जब नाम लूँगा तो बंदा अटेंटिव हो जाएगा। मैं कहता हूँ सारा, ज़ाहिर सी बात है पूरी क्लास में जब बच्चे बैठे हैं तो वो अटेंटिव हो जाएगी। कैन यू प्लीज़ पास मी द टोमेटो, तो देन सारा के बाद कॉमा लगा है। फिर आपका क्या है जी, मैम मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन रेज करने लगेंगे, आप पहले मैम का नाम लेंगे तो मैम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएगी दैट देयर इज समवन हु इज जस्ट गोइंग टू आस्क एन इंक्वायरी। फिर सारा वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द ट्रिप, वो फिर अटेंटिव होगी। फिर हैव यू लर्नड योर लेसन। फिर जब आप पहली दफ़ा किसी को नाम पहले लेंगे, बाद में स्टेटमेंट देंगे, इट इज़ मेंट टू बी, कि वो बंदा फिर अटेंटिव हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड है, डायरेक्ट एड्रेस है। पहले मैंने कहा था डायरेक्ट एड्रेस में पहले नाम भी लिया जा सकता है, और दूसरे में मैंने क्या कहा था कि पहले स्टेटमेंट भी आ सकती है और नाम बाद में आ सकता है। अब वो पिछली मैंने स्लाइड पे नाम पहले लिया था, उसका मकसद क्या था? जिसका नाम लिया जाएगा वो बंदा अटेंटिव हो जाएगा। अब अगर पहले स्टेटमेंट थे फिर नाम लें तो इसका क्या पर्पज़ है? यानी वो कह रहे जी नेम आफ्टर द स्टेटमेंट रेफर्स टू क्लैरिटी एम्फेसिस टू होम यू आर एड्रेसिंग, यानी कि जिस बंदे पे आप जिसका नाम ले रहे हैं, आपका सारा का सारा फोकस उस बंदे पर होता है कि आप सिर्फ उसी से पूछ रहे हैं। मिलती जुलती चीज़ें हैं। इसका यह मतलब भी है कि जो आप क्वेश्चन रेज करना चाह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका यह मतलब भी हो सकता है कुड यू प्लीज़ पास द शुगर। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं कि पहले आप नाम लिखें फिर कॉमा लगाएं, या पहले आप स्टेटमेंट लिखें उसके बाद आप नाम पुकारें। जब आप पहले नाम पुकारेंगे फिर नाम के बाद कॉमा आएगा। अगर आप पहले स्टेटमेंट बोलेंगे तो स्टेटमेंट के बाद फिर कॉमा आएगा, उसके बाद आपका नाम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर अभी कोई एक चीज़ भी शायद बाकी नहीं रहती जिसका मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ों का गेस है वो अपलोड ना किया हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अब इंशाल्लाह बाकी जो मेरे लेक्चर्स हैं ग्रामर पे या इंफॉर्मेटिव लेक्चर मैं वो अपलोड करता रहता हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन यानी कि इसको देखते रहिएगा। बेहतर तरीका ये है कि आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियोस अभी बनाता रहूँगा, अगर आपको उसका टाइटल पसंद आ जाए, आपको लगे कि ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, तो आप इसको देख लिया करें। अगर ना पसंद आए तो आप ना देखना, बस इसका यही हाल है। सो थैंक्स यू वेरी मच। अभी इसके बाद बच्चों मैंने इन्वर्टेड कॉमास वाली जो स्लाइड्स हैं वो इंशाल्लाह वो भी आज बना दूंगा, और होप सो कल अर्ली उनको मैं अपलोड कर दूंगा, ऑन एयर कर दूंगा, ताकि कोई एरिया ऐसा मेरी तरफ से ना हो जहाँ पे आपके लिए आसानियाँ पैदा ना कर सकूँ। सो थैंक्स यू वेरी मच। टेक योर टाइम, हैव ए गुड डे। अल्लाह हाफिज़।